आगरा में पुलिस और गाड़ी चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। जी हां, वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया। घायल चोर को एसएन अस्पताल ले जाया गया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और 2 बाइक बरामद की गई है। थाना शाहगंज क्षेत्र के पथौली नहर के पास ये मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब देते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। दो संदिग्ध बाइक सवारों को जब रुकवाया गया तो वो सरिता धाम कॉलोनी की ओर भागे। जब उनका पीछा किया गया तो उसमें एक बाइक सवार के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दूसरे मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु बताया, जो कि एक मोटरसाइकिल चोर है। इसने 7 से 8 मोटरसाइकिल चोरी की हैं। इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बाद इलाज इससे और पूछताछ की जाएगी। सामने से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। रेलवे ट्रैक पर लोहे का पाइप मिला है। ड्राइवर के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जीआरपी और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर है ये, जहां पर रेलवे ट्रैक पर लोहे की पाइप मिली है। जिस तरह से ये पाइप इस पर पड़ी हुई है, ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर रखी है। ड्राइवर की सूझबूझ से यहां एक हादसा टल गया। जीआरपी और पुलिस फिर मौके पर पहुंची। शहनवाज राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शहनवाज, ये रात में कितने बजे की घटना है और क्या कह रही है जीआरपी? देखिए, बिल्कुल ये रात 10 बजे की घटना है, जब दिल्ली से सहारनपुर के लिए 64-021 ट्रेन जा रही थी। उसी बीच जैसे ही ट्रेन शामली के गांव बलवा के अंडरपास पर पहुंचती है तो वहां पर जो है ट्रेन चालक को आभास होता है कि ट्रैक पर कोई लोहे का पाइप रखा है। ट्रेन चालक इमरजेंसी ब्रेक लेता है और उतरकर देखता है कि ट्रैक पर 10 से 12 फीट लंबा लोहे का पाइप रखा है, जिसके बाद वह इस पूरे मामले की सूचना जीआरपी को देता है। सूचना के बाद एसपी रामसेवक गौतम अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं। जीआरपी पुलिस पहुंचती है, आरपीएफ पुलिस पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करती है। एसपी रामसेवक गौतम के का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर शरारती तत्वों द्वारा पाइप रखा गया था, जिसको हटा दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी साजिश थी, ट्रेन पलटाने की साजिश मानी जा रही है, जिसको लेकर के लगातार जो है जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों से जानकारी की जा रही है कि ये 10 से 12 फीट लंबा पाइप कहाँ से आया और इसको ट्रैक पर किस साजिश के तहत रखा गया था। अभी तक किसी इस पूरे मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार पुलिस इस साजिश के पर्दाफाश करने में लगी है। जी धन्यवाद शहनवाज, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच भी चल रही है। अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती महोत्सव पर आज ताज नगरी आगरा में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। आगरा के जीआईसी मैदान में ये प्रोग्राम होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। दोपहर 12 बजे के बाद उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। संकल्प से सिद्धि के मंत्र के साथ यूपी में 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य में मोहल्ला चौपाल और ग्राम पंचायत चौपाल लगाएंगे। 2 जून को लखनऊ में राज्य स्तरीय वर्कशॉप में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 जून को बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी मौजूद होंगे। 5 जून तक यूपी में इस तरह के 74 वर्कशॉप किए जाएंगे। 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे लेकर मीडिया से बात भी करेंगे।
योगी सरकार देसी और विदेशी सैलानियों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए एक बड़ी पहल कर रही है और इसके तहत यूपी में 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर QR कोड आधारित ऑडियो टूर का आनंद मिलेगा। योगी सरकार सैलानियों के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में जुटी है। पर्यटन विभाग 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर QR कोड आधारित ऑडियो टूर पोर्टल और सामग्री तैयार कर रहा है। 10 भारतीय भाषाओं और 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज में ये ऑडियो टूर होंगे। ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से दुनिया भर के सैलानियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ये कोशिश कर रहा है। पर्यटकों को 5 से 7 मिनट की आकर्षक ऑडियो कहानियों के जरिए प्रदेश के इन प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी दी जाए। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने सीएम योगी को सबसे कर्मठ बताते हुए कहा कि किसी को समयबद्ध तरीके से काम करना सीखना हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ इस जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हैं जिनको हम जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे देश में, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि सबसे जल्दी काम करना सीखना है कहीं से, तो आप योगी जी से सीख सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने अभी महाकुंभ में शानदार अपना कोऑर्डिनेशन एफर्ट से प्रयास करके प्रयागराज की भूरी प्रशंसा पूरे देश और दुनिया में हुई है, ऐसे योगी जी का मैं आज यहाँ अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद BR गवई पहली बार कल प्रयागराज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्री मेघवाल ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर होली फेडरल नाइदर होली यूनिटरी, बट वन थिंग आई कैन टेल यू दैट वी आर गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशन which will keep India united and strong both in times of peace and war. इधर राजीव कृष्ण ने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाला है। राजीव कृष्ण फिलहाल पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के डीजी हैं और विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास है। वहीं रिटायरमेंट के बाद प्रशांत कुमार को विदाई दी गई। नए डीजीपी राजीव कृष्ण रिटायर्ड डीजीपी प्रशांत कुमार के गले लगे और उन्हें गाड़ी में बिठाकर विदा किया। सर क्या एक मिनट सर 2 मिनट सर अभी नहीं, चार्ज मैंने ले लिया है। इसको आराम से पीसी में बैठेंगे और पूरी सभी जो बातें आपसे डिस्कस करेंगे। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संकेत, कार्यभार संभाल लिया है नए कार्यवाहक डीजीपी ने, क्या प्राथमिकता उन्होंने बताई?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा बनाए गए हैं और राजीव कृष्णा ने कल कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कल उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और आज नए डीजीपी राजीव कृष्णा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। लेकिन राजीव कृष्णा को दरअसल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की जो कमान सौंपी गई है, दरअसल उनके जो कामकाज रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किए। इटावा में तैनाती के दौरान उन्होंने 10 गिरोहों का पूरी तरीके से सफाया करने की कोशिश की, एक बड़ी कार्रवाई की। यही नहीं, पुलिस भर्ती बोर्ड के वो अध्यक्ष बने रहेंगे और वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। इसके साथ में वो पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सिपाहियों की भर्ती थी, उस भर्ती को उन्होंने सकुशल संपन्न कराया, उसका श्रेय राजीव कृष्णा को जाता है। यही वो वजह है कि राजीव कृष्णा के बेहतर कामकाज को देखते हुए उनको उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। हालांकि वो कार्यवाहक डीजीपी है, उनको ये कमान उत्तर प्रदेश की सौंपी गई है। कानून व्यवस्था के लिहाज से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर लगातार काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की नजीर दूसरे राज्यों में है उत्तर प्रदेश की। यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी राजीव कृष्णा जैसे तेज तर्रार अफसर को बनाया गया है। उनको जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने बखूबी निभाया। 9 जिलों के वो कप्तान रह चुके थे, 9 जिलों की कमान इससे पहले वो संभाल चुके थे, यानी कि उनको फील्ड का भी एक बड़ा अनुभव है। चाहे वो अपराधी गिरोहों पर कार्रवाई करने का हो और एटीएस के गठन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। तो जाहिर सी बात है कि राजीव कृष्णा को अब उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बना दिया गया है और इस पद के साथ में जो उनके अन्य पद हैं, चाहे वो डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी बरकरार रहेगा, यानी कि पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी वो रहेंगे और इसके साथ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी। आज राजीव कृष्णा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जानकारी देंगे मीडिया को कि आखिर उनकी क्या आगे की योजना है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं। इन सभी सवालों के वो जवाब देंगे और अपनी बात को आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे और उनका कल रिटायरमेंट हुआ और कल वो सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद राजीव कृष्णा के जैसे ही नाम की घोषणा हुई, राजीव कृष्णा पहुंचे पुलिस मुख्यालय और वहां पर उन्होंने नए डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। यानी कि कल ही उन्होंने नए डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा बन गए हैं। प्रशांत कुमार कल सेवानिवृत्त हुए और उनकी जगह पर राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। प्रशांत कुमार सेवानिवृत्त हुए और प्रशांत कुमार की उपलब्धियों की बात की जाए संकेत, तो बहुत सारी उपलब्धियां प्रशांत कुमार ने अपने हाथ रखी है और अब वो जिम्मेदारी होगी नए कार्यवाहक डीजीपी की। और साथ ही साथ आपने बताया कि पुलिस भर्तियों की जिम्मेदारी भी उनकी बनी रहेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि आने वाले दिनों में कई और भर्तियां होनी है पुलिस विभाग में, तो वो काम भी अब उन्हें करना होगा जैसा कि पिछली बार किया। बिल्कुल, पुलिस भर्ती बोर्ड के वो अध्यक्ष बने हुए हैं और उनको अध्यक्ष बनाए रखा है। उसकी वजह भी सीधे तौर पर यह है कि पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई उसमें किसी तरीके से कोई हिलाहवाली नहीं हुई और राजीव कृष्णा के नेतृत्व में ही वो पुलिस भर्ती की गई और 60,000 से ज्यादा नए पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। और उसको उस भर्ती के जो श्रेय जाता है कि सकुशल वो भर्ती संपन्न हुई। राजीव कृष्णा ने पूरी कोशिश की, वो पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इससे पहले भी अगर फील्ड में काम करने की बात हो तो फील्ड में भी उनका काम करने का बड़ा अनुभव है। 9 जिलों के वो अभी तक पुलिस कप्तान रह चुके हैं। इटावा जैसी जगहों पर वो तैनात रहे, मथुरा जैसी जगह तैनात रहे, लखनऊ के वो एसएसपी रहे, यानी कि उनकी और ये सारे अनुभव अब उनको कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम करने के दौरान बहुत ज्यादा योगदान देने वाले होंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद आपका इस वक्त संकेत पूरी जानकारी देने के लिए। इधर यूपी में अगले साल हो सकता है पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सीधे जनता के वोट से चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव है। योगी सरकार जल्द केंद्र को ये प्रस्ताव भेजने वाली है। जिला पंचायत के सदस्य ही चुने जाते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन अब जनता की ओर से चुने जाएंगे। इस तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस पर आगे भेजने योगी सरकार की ओर से केंद्र को ये प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।
अगली खबर संभल से, जहां गत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। आग के लपटें भी आप देख सकते हैं। गत्ता गोदाम में आग लगी है। यहां पर कागज, लुगदी और गत्ते मौजूद थे, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली और सारा सामान जल गया। गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक गोदाम के अंदर गत्ते रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई। कल शाम दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज और कल भी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग यूपी के कई शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कई और इलाकों में आंधी और बारिश होने वाली है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं यूपी के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। खबर हमीरपुर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी है। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। NH 34 पर यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें कानपुर रेफर किया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। रायबरेली में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े एक रोड रोलर का पहिया अचानक ही गाड़ी से निकला, उसके बाइक से टकराया। टक्कर लगते ही बाइक सवार रोड पर गिर पड़ा और उसी वक्त रोड रोलर बाइक सवार के सिर पर गिरा, जिसकी वजह से लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। भदोखर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई शुरू की है। और अब बात कोरोना की। नोएडा और गाजियाबाद में कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में कोविड के 14 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है। वहीं गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। इटावा में अलग तरह की तस्वीर सामने आई है। यहां ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए यातायात प्रभारी स्कूल छात्राओं को अलग अंदाज में समझाते नजर आए। ये इटावा का शास्त्री चौराहा है, जहां यातायात प्रभारी सूबेदार सिंह ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान स्कूटी पर कुछ छात्राएं सड़क से गुजरी। यातायात प्रभारी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि किसी भी लड़की ने हेलमेट नहीं पहना था। ट्रैफिक नियमों का साफ उल्लंघन हो रहा था। इसके बाद सूबेदार सिंह ने उन्हें बेहद ही अनोखे अंदाज में समझाया। अच्छा, हेलमेट कहाँ है आपका? यही तो गलती होती है। फिर ट्रिपल राइडिंग सॉरी इसके लिए। कहाँ रहते हो? हम लोग यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो हम आपको उपहार के रूप में एक माला दे दें हाथ में आपके, दीजिए जरा। नहीं 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 कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सॉरी। ये लीजिए अंकल जी, लीजिए, इसको घर ले जाइए। और ये क्यों दे रहे? इसको देने का उद्देश्य क्या है? इसलिए क्योंकि हम लोग हेलमेट लगाए। इसका उद्देश्य ये है कि अगर आप हेलमेट लगा के चलोगे तो ये माला गले में होगी, और हेलमेट लगा के नहीं चलोगे तो ये माला फूल पे उस पे जाएगी, फोटो पे। कहाँ जाएगी?
फोटो पे। इसके बाद छात्राओं ने उनकी बात मानी और आगे से हेलमेट पहनने की बात कही। इसी तरह कई और लोगों को रोका गया और उन्हें फूल देकर समझाया गया। ये लीजिए, पहले बताइए तो। ये पकड़िए पहले, फिर हम बताते हैं। नहीं पहले बताइए। लीजिए तो, माला तो ले लीजिए। अरे रीजन बताइए। रीजन ये है, चेहरा बांधा है इसलिए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। अच्छा। लगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगाया है। तो इस तरह ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट स्कूटी या बाइक चलाने वालों को आईना दिखा रही है ताकि हादसों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।